अमेरिका का पावर और उसकी पॉलिसीज़ ने मुस्लिम मुल्कों के लीडर्स जैसे सद्दाम हुसैन और मोहम्मद गद्दाफ़ी के अंजाम को कैसे शेप दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली में एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने अली ख़ामनई के बारे में कहा है। क्या अमेरिका और इजराइल अली ख़ामनई को टारगेट कर रहा है? इस वीडियो में हम समझेंगे कि सद्दाम हुसैन और मोहम्मद गद्दाफ़ी के बाद किस तरह से अली ख़ामनई को टारगेट किया जा रहा है और मिडिल ईस्ट में दोबारा से यूएस अपना कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है। मिलिट्री, इकोनॉमी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के मामले में यूएस के पास सबसे ज़्यादा 700 से ज़्यादा ओवरसीज़ मिलिट्री बेसेस हैं जो 70 से ज़्यादा मुल्कों में फैले हुए हैं। और इसका डिफेंस बजट 2024 में $816 बिलियन था, जो कि दुनिया के टॉप 10 मुल्कों के डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। लेकिन यह पावर सिर्फ मिलिट्री तक महदूद नहीं है। अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए दुनिया भर की ताकत को इन्फ्लुएंस करता है, कभी डिप्लोमेसी के ज़रिए, कभी इकोनॉमिक सैंक्शंस के ज़रिए और कभी डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन से। मिडिल ईस्ट, जहां मुस्लिम मुल्क एक बड़ा हिस्सा है, वहां अमेरिका का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा देखा गया है। तो सवाल यही है कि जब बात मुस्लिम लीडर्स की आती है तो अमेरिका ने किन लीडर्स को टारगेट किया और क्यों? चलिए दो सबसे मशहूर केसेस देखते हैं, सद्दाम हुसैन और मोहम्मद गद्दाफ़ी। सद्दाम हुसैन जो 1979 से 2003 तक इराक के प्रेसिडेंट रहे, वो एक सुन्नी लीडर थे, लेकिन उनकी हुकूमत के दौरान शिया और कुर्दिश के साथ तनाव रहा। अमेरिका ने 1990 से ही इराक पर नज़र रखी थी, ख़ास तौर पर 1991 के गल्फ़ वॉर के दौरान जब इराक ने कुवैत पर अटैक किया था और 2003 में यूएस के जॉर्ज बुश के लीडरशिप में इराक पर अटैक हुआ और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी इतना हथियार है जिससे सद्दाम हुसैन एक बड़ा हमला कर सकते हैं। यूएन ने जांच की, लेकिन इंस्पेक्शन में कोई सॉलिड सबूत नहीं मिले। अमेरिका चाहता था कि किसी तरह सद्दाम हुसैन को फंसाया जाए और इराक पर कब्जा किया जाए। थोड़े दिन के बाद अमेरिका और इसके अलाइज ने बगदाद पर कब्जा कर लिया। यूनाइटेड नेशंस का डेटा है कि इराक में उस वक्त 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। सद्दाम को 2003 में कैप्चर किया गया और 2006 में इराकी कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। अमेरिका ने यह कहा कि वो इराक में डेमोक्रेसी लाना चाहता था, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वॉर ऑयल रिसोर्सेज और मिडिल ईस्ट में अपनी हुकूमत और कब्ज़ा जमाने के लिए थी। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि अमेरिका इनडायरेक्टली इराक पर और मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था और वो इस काम में कामयाब भी रहा। सद्दाम की मौत के बाद इराक में इंस्टेबिलिटी बढ़ी, जिसमें ISIS जैसे ग्रुप्स का जन्म हुआ। ये तो बात थी सद्दाम हुसैन की और इराक की। अब बात करते हैं दूसरे केस की, जिसमें आप जानेंगे मोहम्मद गद्दाफ़ी और लीबिया की कहानी। मोहम्मद गद्दाफ़ी 1969 से 2011 तक लीबिया की सत्ता में रहे। वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर थे। कुछ उन्हें अरब और अफ्रीकन यूनिटी का हीरो मानते थे, जबकि दूसरे उन्हें डिक्टेटर कहा करते थे। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान लीबिया में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। गद्दाफ़ी ने इन्हें फोर्सफुली यानी ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश की, जिससे इंटरनेशनल कंट्रीज़ को मौका मिला और अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के लीडरशिप में नाटो ने एयर स्ट्राइक किया और कहा कि हम ये स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं ताकि सिविलियंस को बचाया जा सके। आप खुद सोचिए कि हमला करके सिविलियंस को कैसे बचाया जा सकता है। 1973 में यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें कहा गया कि लीबिया में कोई भी हमला नहीं करेगा। अक्टूबर आते आते लीबिया के हालात और ख़राब हो गए। लोग गद्दाफ़ी को पसंद नहीं करते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो गद्दाफ़ी की जान लेने पर तुले थे। अक्टूबर 2011 में गद्दाफ़ी को रेबल्स यानी बागी लोगों ने कैप्चर किया और बुरी तरह से मार डाला। नाटो और अमेरिका ने अपना दामन बचाते हुए कहा कि लीबिया में जो कुछ हुआ इसमें हमारा हाथ नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि नाटो और अमेरिका ने अंदर ही अंदर रेबल्स की हेल्प की, जिससे लीबिया में हालात और ख़राब हो गए। गद्दाफ़ी के केस में भी अमेरिका और उसके अलाइज का मोटिव डेमोक्रेसी डेवलप करना था, यानी डेमोक्रेसी प्रमोट करना था। लेकिन रिज़ल्ट यही हुआ कि लीबिया में ग्रुप बनने शुरू हो गए और लीबिया बर्बाद मुल्कों की लिस्ट में आ गया। अब तक हमने देखा कि इराक और लीबिया को किस तरह अमेरिका और नाटो ने मिलकर बर्बाद किया। क्या अब ईरान का नंबर है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 17 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
we know where the man called Khamenei is hiding. He is an easy target, but let him stay where he is now. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنئی کہاں چھپے ہیں. وہ ہمارے لیے بہت آسان ٹارگٹ ہیں، لیکن ہم انہیں ابھی کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے. ڈونالڈ ٹرمپ کا یہ اسٹیٹمنٹ ایک اشارہ ہے یا بس ایک دھمکی؟ کیونکہ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے آیت اللہ علی خامنئی کو ٹارگٹ کرنے کا پلان بنایا تھا. یہ وہی اسرائیل کا پی ایم نیتن یاہو ہے جسے رہبر معظم آیت اللہ علی خامنئی کا پورا نام لینے کے بعد پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے. ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹرمپ نے ویٹو کا یوز کر کے آیت اللہ علی خامنئی کو جان سے مارنے کی بات کو فی الحال روک دیا ہے. آیت اللہ خامنئی ایران کے سپریم لیڈر ہیں اور 1989 سے یہ پوزیشن سنبھال رہے ہیں. ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور خامنئی کا ریجنل سپورٹ کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل انہیں ایک تھریٹ مانتا ہے. لیکن ٹرمپ کا یہ اسٹیٹمنٹ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ ایک طرف یہ ایک وارننگ ہو سکتا ہے ایران کے خلاف جس سے ڈپلومیٹک پریشر بڑھے اور ایران جھک جائے، سیز فائر کرنے کے لیے تیار ہو جائے. دوسری طرف ٹرمپ نے کلیئرلی کہا کہ وہ ابھی کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے، شاید اس لیے کیونکہ ٹرمپ کو معلوم ہے کہ اگر آیت اللہ علی خامنئی کو کچھ ہوا تو مسلم کنٹریز امریکہ پر دباؤ بنا سکتی ہے اور کچھ برا دیکھنے کو مل سکتا ہے. صدام اور غدافی کے کیسز سے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی انوالومنٹ لانگ ٹرم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اگر ایران کے سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس کا اثر پوری مسلم دنیا پر پڑ سکتا ہے اور شاید یہ ایک بڑے کانفلکٹ کو جنم دے سکتا ہے. تو کیا صرف یہ دھمکی ہے یا بڑے پلان کا حصہ ہے؟ آپ کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا.